हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सामाजिक विज्ञान से अध्याय 2 जिसका नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आप कहोगे सर चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अब क्या। तो बेटा अब क्या बचे, इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस आंसर को देखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न है जो किताब के बिल्कुल फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। तो यहाँ पर जो ये कालखंड, इस कालखंड की बात हो रही है, तो ये हो रही है आपकी किस कालखंड की बात, ये हो रही है आपकी 11 से लेकर के जो 17वीं शताब्दी का मध्यकाल था उसकी बात करी जा रही है। तो उस टाइम पे यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए राजवंश उदित हुए तो उसने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार आकार दिया है। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं। विदेशों से आए आक्रांताओं और स्थानीय शक्तियों के उदय ने भारत के मानचित्र को निरंतर बदलते हुए एक नया स्वरूप प्रदान किया। अभी क्या था स्वरूप, सल्तनत व मुगलों का विस्तार। ठीक है, जब ये भारत का राजनीतिक सीमाएं क्या हुई, परिवर्तित हुई, तो जो सल्तनत काल है और मुगल काल है उसने क्या करा था, अपना विस्तार किया था। ठीक है, उत्तर पश्चिम हिंदू कुश से आए तुर्क, अफगान व मंगोल मुगल आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत व बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर विशाल भूभाग को एक केंद्रीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। तो ठीक है, कौन आएगा, हिंदू कुश से, जो हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, उत्तर पश्चिम की साइड से कौन आता है, तुर्क, अफगान और मंगोल आते हैं और वो दिल्ली को किसके अपने अधीन कर लेते हैं। और जो उसके आसपास का जितना भी विशाल क्षेत्र होता है, इवन यहाँ तक कि पूरे जो भारत के उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी अपना नियंत्रण में लाने का उसको क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एक तरीके से केंद्रीय नियंत्रण रहता है इनका। ठीक, अगला है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय में क्या है, सल्तनत और मुगलों के जवाब में दक्षिण में विजयनगर व बहमनी सल्तनत, पूर्व में पूर्वी गंग उड़ीसा व अहोम असम तथा पश्चिम में राजपूत व मराठा जैसे मजबूत राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सीमाएं बनाई। ठीक है, तो इनके खिलाफ कौन खड़े हो गए, ये लोग खड़े हो गए। किनके खिलाफ, जो सल्तनत काल थी और मुगल साम्राज्य था उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो कौन हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य हो गया दक्षिण में, फिर बहमनी सल्तनत हो गई जो 5 भागों में बांटी थी, हमने चैप्टर में देखा था। ठीक है, पूर्व में गंग था, अहोम थे, ठीक, उत्तर पूर्व में, पश्चिम में राजपूत हो गए, मराठा हो गए। तो इस तरीके के ये सारी की सारी क्या थी, अपनी स्वतंत्र सीमाएं इन्होंने क्या कर ली थी, स्थापित कर ली थी। ठीक, आगे है सीमाओं का सिकुड़ना और फैलना। युद्ध, विद्रोहों और नए गठबंधनों के कारण साम्राज्य लगातार बनते व टूटते रहे, जिससे राजनीतिक मानचित्र का स्वरूप निरंतर बदलता रहा। तो लड़ाइयाँ होते रहती थी, जो कॉन्क्योर करता था फिर वो क्षेत्र किसका हो जाता था, जो राजा जीता हुआ है। तो युद्ध और विद्रोह ने भी क्या करा, राजनीतिक जो मानचित्र था या फिर उनकी जो सीमाएं थी उनको क्या करा, परिवर्तित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। तो उत्तर है, भारतीय समाज ने बहादुरी और लचीलेपन से आक्रमणों का सामना किया तथा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। तो कैसे मजबूत बनाया, सशस्त्र व गुरिल्ला प्रतिरोध करके। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों जैसे राजपूत, अहोम, सिख व भील जनजातियों ने सैन्य शक्ति तथा स्थानीय भूगोल का लाभ उठाकर गुरिल्ला युद्ध नीति से निरंतर संघर्ष किया। सांस्कृतिक और सामाजिक संरक्षण, भीषण विनाश व धार्मिक उत्पीड़न के दौर में भी लोगों ने अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक व कलात्मक परंपराओं को सहेज कर रखा। स्वतंत्र आर्थिक प्रणालियाँ, राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद श्रेणी, व्यापारी संघ, स्थानीय ऋण प्रणाली और हुंडी जैसी व्यवस्थाओं ने सीमाओं के पार व्यापार को सुनिश्चित रखा। मंदिरों की आर्थिक भूमिका, मंदिरों की क्या भूमिका थी अब, मंदिर केवल पूजा स्थल न रहकर व्यापार, ऋण, कृषि विकास और स्थानीय रोजगार के प्रमुख केंद्र बने रहे। तो ये क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या होता है, जो राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भी क्या हुआ था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो इस तरीके से स्थापित हुई। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं आ पाई थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। तो क्या प्रभाव डाला, निरंतर युद्धों और नए विचारों के मेलजोल ने आम जनजीवन पर मिला जुला प्रभाव डाला। आर्थिक कठिनाइयाँ, भारी करों,
जैसे भू राजस्व व जजिया, लूटपाट, युद्धों और अकालों के कारण आम किसानों व मजदूरों की आर्थिक स्थिति प्रायः दयनीय बनी रही। ठीक है, तो लूटपाट होते थे, युद्ध होता था, अकाल होते थे, उसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाती थी, चरमरा जाती थी या फिर अस्थिर हो जाती थी। ठीक है, तो बड़ी स्थिति क्या बनी रहती थी, दयनीय बनी रहती थी। ठीक है, हालांकि भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तो बाहरी जो आक्रांता थे वो इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक व भाषाई संगम। सांस्कृतिक और भाषाई संगम, विदेशी व देसी संस्कृतियों के मिलने से वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और भाषाओं जैसी फारसी व स्थानीय भाषाओं का अनुवाद का नया विकास शुरू हुआ। सामाजिक व आध्यात्मिक सुधार, अब ये क्या हुए, सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव के बीच भक्ति आंदोलन और सिख धर्म जैसे आध्यात्मिक आंदोलनों ने लोगों को समानता, सेवा और करुणा का संदेश दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जो आपको आपके जो चैप्टर के अंत में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, क्रियाकलाप भी हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ये हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजनीतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए, इनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सल्तनत और मुगल दोनों ने भारत पर शासन किया, परंतु उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीतियों में अंतर था। अब क्या क्या था इसको भी देख लेते हैं। समानताएं क्या थी, ठीक है, समानताएं क्या थी, दोनों व्यवस्थाएं सुल्तान या सम्राट के इर्द गिर्द केंद्रित थी, तो उन्हीं के आसपास रहती थी जो भी व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, जहां अंतिम सैन्य व राजनीतिक अधिकार शासक के पास ही होता था। ठीक है, तो कौन होता था, जो राजा होता था, सुल्तान होता था, उसी के हाथों में अंतिम फैसला होता था, चाहे वो सैन्य शक्ति का हो चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो। ठीक है, दोनों ही, अगला है, दोनों ही राजस्व और सेना के संचालन के लिए कृषि कर व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर थे। ठीक है, कृषि पर बहुत ज़्यादा क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था दोनों के ही समय पर। ठीक है, दोनों ही, चाहे वो सल्तनत काल है चाहे वो मुगल साम्राज्य है। ठीक, ये तो थे इसके समानताएं, और इसकी भिन्नताएं क्या है, इसकी भिन्नताएं हैं प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचा कैसा था, सल्तनत काल में एकता प्रणाली लागू थी, जबकि मुगलों ने अधिक संगठित मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सल्तनत काल में एकता प्रणाली लागू थी, ठीक है, जबकि मुगलों के काल में मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला है, साम्राज्य विस्तार व सहिष्णुता। सल्तनत शासक मुख्यतः सैन्य बल पर निर्भर रहे, जबकि अकबर जैसे मुगलों ने वैवाहिक संबंधों, राजपूतों को उच्च पद रखने, जजिया कर हटाने और सुलह कुल सहिष्णुता की नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये था कि क्या कहते हैं, जो सल्तनत काल था तो वहाँ पर क्या होता था, सैन्य बल पर ही शासक क्या रहते थे, निर्भर रहते थे कि एक अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार करना है तो सीधे क्या करना है, उसके क्षेत्र पर आक्रमण करना है, उसको विजित करना है। ठीक है, और जैसे ही राजा को मारते थे तो उस क्षेत्र को कब्जा करके अपने पास रख लेते थे। वहीं जब मुगल काल आया तो मुगल काल में जो अकबर था तो उसने क्या करा, उसने हर किसी धर्म से क्या बनाए, रिलेशंस बनाए। ठीक है, और सही रिलेशन भी रखे, और इसी वजह से उसने कई वैवाहिक संबंध, राजपूतों को उच्च पद पे रखना, जजिया कर को हटाना, ठीक है, सुलह कुल की नीति को अपनाना, ये सारी चीज़ों को मुख्य रूप से रखा था। तो इस प्रकार है ये समानताएं और भिन्नताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बच सके, उनकी सफलता के किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान था। तो कौन कौन से कारक थे, विजयनगर और अहोम साम्राज्य ने अपनी अनूठी नीतियों और प्राकृतिक लाभों के बल पर लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जो प्राकृतिक लाभ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पर जंगल रहे होंगे, ठीक है, नदियाँ रही होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसके वजह से वो लंबे समय तक क्या रख पाए, अपनी स्वतंत्रता रख पाए थे। ठीक है, अब इसमें कारक कौन कौन से थे जिसके वजह से जो भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान रहा है, तो इसमें भौगोलिक कारक क्या हैं, भौगोलिक कारक हैं, अहोम साम्राज्य ने असम के घने जंगल, पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल का बेहतरीन उपयोग किया। विजयनगर हम्पी की पहाड़ी और सुरक्षित प्राकृतिक स्थितियों ने भी उसे सुरक्षा दी। फिर उसके बाद सैन्य नीतियाँ क्या थी, अहोम ने पाइक प्रणाली अपनाई, जिससे क्या होता था, बिना स्थायी खर्च के तुरंत एक बड़ी अनुशासित सेना खड़ी हो जाती थी। वे नदियाँ तैरने, नौका चलाने और तोपें दागने में क्या थे, माहिर थे। ठीक है, अगला है सामाजिक व स्थानीय समर्थन। अहोम और विजयनगर दोनों को स्थानीय जन समुदायों और सरदारों का अटूट सहयोग प्राप्त था, जिससे विदेशी आक्रमणों के समय पूरा समाज एकजुट हो जाता था। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, कारक हैं जिसके वजह से
ये जो क्षेत्र थे विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य, ये अन्य किसी राज्यों की अपेक्षा क्या रह पाए, अधिक समय तक पराजित नहीं हो पाए। ठीक है, और इन्होंने अपनी क्षेत्र को क्या करके रखा, काफ़ी लंबे समय तक बचा करके रखा। ठीक है, आगे है, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान हैं। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर वहाँ की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन कीजिए। अब आप अपने कल्पना के अनुसार इस उत्तर को लिख सकते हो। ठीक है, एक तरीके से पत्र लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में होने का एक पत्र लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूँ। प्रिय मित्र, आशा है तुम सकुशल होगे। मैं आजकल महाराजा कृष्णदेव के भव्य दरबार में निवास कर रहा हूँ और यहाँ का अनुभव अद्भुत है। तो उसके बाद वो जो आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो उसके बारे में आप बताओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ। ठीक है, तो यहाँ की राजनीति, महाराज अत्यंत न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ अमुक्त माल्यदा में सुशासन के सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। व्यापार, हमारी राजधानी विजयनगर रोम जितनी विशाल और समृद्ध है। यहाँ की सड़कों पर पुर्तगाली व्यापारी घोड़ों का व्यापार करने आते हैं और बाजार सुख सुविधाओं की वस्तुओं से भरे रहते हैं। अगला है संस्कृति व समाज। यहाँ कला, साहित्य और वास्तुकला को अभूतपूर्व संरक्षण दिया जाता है। विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ और भव्य विरूपाक्ष मंदिर हमारी उत्कृष्ट संस्कृति के गवाह हैं। तुम्हारा मित्र XYZ, जो आपका नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो। ये पूर्ण रूपेण जो होगा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा पूर्ण रूप से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हो, या फिर आपने जो कृष्णदेव राय के दरबार की बातों को चैप्टर में पढ़ा था, तो उसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। अकबर जो अपनी युवा अवस्था में एक क्रूर विजेता था, कुछ वर्षों बाद कैसे सहिष्णु और दयालु हो गया? ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो हमने चैप्टर में भी देखा था अकबर के बारे में, उत्तर को भी देख लेते हैं। अकबर के जीवन और विचारों में समय के साथ बड़ा बदलाव आया। ठीक है, समय के साथ जैसे जैसे वो मैच्योर होते चले गया, तो उसके थिंकिंग प्रोसेस में भी क्या आने लगा, चेंज आने लगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदलाव आया? अनुभव और पछतावा हुआ उसे। युवा अवस्था में चित्तौड़गढ़ के युद्ध में हुए भारी नरसंहार और विनाश के बाद ज्ञान व अनुभव बढ़ने पर अकबर को एहसास हुआ कि बलपूर्वक लोगों का धर्म बदलना या उन पर अत्याचार करना अनुचित है। ठीक है, और ये अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो बलपूर्वक कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वो एक तरीके से अनुचित व्यवहार है किसी के प्रति भी। ठीक है, अगला है विद्वानों से संवाद। उसने फतेहपुर सीकरी में अंतरपांथिक संवाद आयोजित किए और विभिन्न धर्मों, हिंदू, जैन, ईसाई, सूफी के विद्वानों से चर्चा की, जिससे उसके दृष्टिकोण का क्या हुआ, विस्तार हुआ। अगला है साम्राज्य की स्थिरता। उसने समझा कि एक विशाल और विविध देश पर केवल हिंसा या डर के बल पर शासन नहीं किया जा सकता, बल्कि सुलह, सभी के साथ शांति से ही साम्राज्य को स्थायित्व दिया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सच बात है कि जो बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, विविध देश है, तो वहाँ पर हिंसा और डर के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, किसकी नीति अपनाई इन्होंने? सुलह की, सभी के साथ शांति। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल आया है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर का क्या हुआ, अभी इस्तीफा हुआ है, रेजिग्नेशन हुआ है। तो कहने का मतलब उस टाइम पे भी अकबर को डर था कि अगर इतने बड़े देश में क्या होता है, अशांति फैलती है, तो लोग क्या हो सकते हैं, विरोध में जा सकते हैं। तो ऐसी ही स्थिति की वजह से उसने क्या नीति अपनाई थी, सभी के साथ शांति की व्यवस्था को अपनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध जीत जाता तो क्या होता? कल्पना कीजिए और दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं उत्तर। यदि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की विजय होती तो दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी अलग होता। ठीक है, और अगर दक्षिण भारत का इतिहास अलग होता तो उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर भी क्या पड़ता, प्रभाव अलग ही पड़ता। तो कैसा प्रभाव पड़ता? तो पहला है इसका सांस्कृतिक धरोहर का बचाव होता। ठीक है, हम्पी नगर, उसके भव्य मंदिर, महल और कलाकृतियाँ नष्ट होने से बच जाती और आज अपनी पूर्ण भव्यता में जीवित होती। ठीक है, फिर क्या होता, दक्षिण में राजनीतिक स्थिरता रहती। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य विघटित होने के बजाय और शक्तिशाली होता, जिससे दक्कन की सल्तनतों का प्रभाव सीमित हो जाता। अगला, व्यापार व स्थापत्य का निरंतर विकास, समुद्री व्यापार, द्रविड़ वास्तुकला और कन्नड़ तेलुगु साहित्य का निर्बाध संरक्षण जारी रहता और दक्षिण भारत का एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति
बना रहता। तो कहने का मतलब यह है, अगर बाहरी आक्रांताओं ने विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म नहीं किया होता तो उसकी जो संस्कृति है, ठीक है, उसका जो समाज था और जो उसकी वास्तुकला थी, साहित्य था, वो क्या होता, हमेशा बचे रहता और आज समृद्ध रूप से हम उसका क्या कर रहे होते, एक पॉजिटिव वे में इतिहास को उसके क्या कर रहे होते, पढ़ रहे होते। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचारित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई से भी मूल्यों को क्या कर सकते हो, ले सकते हो और उसके बिहाफ पर आंसर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है समानता का। ठीक है, तो चयनित मूल्य क्या है, समानता। तो देख लेते हैं उत्तर को। गुरु नानक देव जी और सिख गुरुओं द्वारा सिखाया गया समानता का सिद्धांत आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जाति और वर्ग भेदों में क्या होता है, इंसान आज भी, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तब भी बटा हुआ देखा जाता है जब हम धरातल की स्थिति में उतरते हैं तो। ठीक, तो क्या चीज़ है यहाँ पर समानता के लिए, जाति व वर्ग भेद का अंत। समाज में आज भी जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानता देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद है लंगर का उदाहरण। ठीक है, सिख परंपरा से हमको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, लंगर को एक संदेश के रूप में देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है, सिख परंपरा में पंगत साथ बैठकर भोजन करना यह संदेश देती है कि ईश्वर की नज़र में राजा और रंक सब समान है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अगला है आधुनिक प्रासंगिकता। एक समावेशी और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आज हर नागरिक को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना अनिवार्य है। ठीक है, तो आधुनिक ये क्या है, एक प्रासंगिकता है कि हर नागरिक को क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए और समान सम्मान होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर सूरत, कालीकट या हुगली में एक व्यापारी हैं। वहाँ वस्तुओं, व्यापार करने वाले लोगों, जहाज़ों की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 3 बंदरगाह दे रखे हैं, उनमें से सूरत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो सूरत बंदरगाह का दृश्य एक व्यापारी की नज़र से। तो पहला पॉइंट है जहाज़ों की हलचल। सागर के किनारे लकड़ी के विशाल व्यापारिक जहाज लंगर डाले खड़े हैं, जिन पर दूर दराज के देशों से आया सामान उतारा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है विदेशी व्यापारियों का संगम। बाजार में अरब, फारस, पुर्तगाल और यूरोप के व्यापारी स्थानीय भारतीय व्यापारियों के साथ बोलियां लगा रहे हैं। अगला पॉइंट है वस्तुओं की भरमार। बंदरगाह पर महीन सूती व रेशमी कपड़े, मसाले, आभूषण और बर्तन निर्यात के लिए लादे जा रहे हैं, जबकि घोड़ों और कीमती धातुओं का आयात हो रहा है। अगला है वित्तीय लेन देन। लेन देन के लिए मारवाड़ी और अन्य व्यापारी सुरक्षा के साथ हुंडी बैंकिंग प्रपत्र का लेन देन कर रहे हैं, जिससे बिना नकद लिए ले जाए व्यापार सुगम हो रहा है। ठीक है, तो हुंडी प्रणाली मैंने बताया था कि एक बैंकिंग क्या था, प्रपत्र था, जो एक जगह से दूसरी जगह अगर आप उसको ले जाते हो तो आप क्या कर सकते थे, बिना नकद के ही कोई भी सामान को ले सकते थे, जिसके वजह से क्या हो गया था, व्यापार बहुत सुगम हो गया था एक तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाज़ों की हलचल हो गई, विदेशी व्यापारियों का संगम हो गया, वस्तुओं की भरमार हो गई और वित्तीय लेन देन हो गया। तो ये जहाज़ों की आवाजाही के संबंध में क्या बता रही हैं, बातें बता रही हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर और इसके सभी प्रश्न उत्तर पूरी तरह समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को, जो इसके प्रश्न उत्तर हैं और चैप्टर हैं, उसे शेयर करिएगा, और ताकि वो भी इन चैप्टर्स को, प्रश्न उत्तर को कवर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।